अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप लोगों को स्लाइड शो हो रही हैं? यस सर। यस सर। शो हो रही हैं। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। Today's lecture about introduction to statistics. This is the part 2 of our course, and this course belongs to CLO3 and PLO2. Today is online lecture number 7. ओके, इसको स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को अगर कोई भी इशू है पिछले लेक्चर्स में तो आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर इसमें ये इशू है कि अगर किसी स्टेटमेंट्स हमें गिवन है, स्टेटमेंट्स में हमारे पास डिफरेंट इन्फॉर्मेशन गिवन है, मतलब कि डिफरेंट टाइम इंटरवल गिवन है, और इसके अलावा कुछ हमारे पास प्रेयर नॉलेज है, और इस तरह की 3-4 मतलब कंडीशन जो सी है ना वो फुलफिल हो रही हैं, जिसको हम देखते हुए बेस फिर भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर नॉर्मल स्टैंडर्ड डेविएशन या कोई और फार्मूला जो है ना वो फाइंड कर सकते, उससे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो उसका प्रॉपर सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करेंगे? वो जो हमें डिमांड कर रहा है उसे देखेंगे, या जो स्टेटमेंट में गिवन है उसे देखेंगे? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो आपसे पूछा गया है ऑब्वियसली आप वो चीज़ फाइंड आउट करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं अगर बात करता हूँ कि मुझे किसी भी सिस्टम की के लिए आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करके दें, तो फिर आप बेस थ्योरम या लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को नहीं देखेंगे, बल्कि फिर आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फोकस करेंगे और फिर उससे रिलेटेड आपको जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो चीज़ें आप फाइंड आउट करेंगे। जो इंटरवल आपको गिवन है, अब इंटरवल बेसिकली जब भी इंटरवल की बात होगी तो आप कंटिन्यूअस सिस्टम में बात करेंगे। फिर कंटिन्यूअस सिस्टम में फर्दर आपके जितने भी फंक्शंस हैं मैंने आपको सारे स्टडी करवा दिए हैं। अब इंटरवल के लिहाज से भी अगर बात करें तो इंटरवल में कुछ वर्ड्स आपके पास ऐसे हैं, जैसे अगर मैं एटलीस्ट का वर्ड यूज़ करूँ तो एटलीस्ट का वर्ड ये है कि जिस पॉइंट पे आप खड़े हैं उस पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक आपने जाना है। एटमोस्ट का वर्ड अगर मैं यूज़ करूँ तो जिस पॉइंट पे आप हैं, जो पॉइंट आपको गिवन है उस पॉइंट से आपने प्रीवियस जो सबसे पहला पॉइंट है वहाँ तक आपने कैलकुलेशंस करनी है। और अगर आपको एक इंटरवल डिफाइन है तो उस इंटरवल के अंदर आपको किसी भी जो भी फंक्शन आपको पढ़ाए गए हैं उस फंक्शन का अलग अलग फार्मूला बता दिया गया है। तो सबसे पहली जो चीज़ आपने देखनी है वो आपने डिमांड देखनी है कि पूछा क्या गया है आपसे। ठीक है, उसके बाद फिर आपने वर्डिंग पे गौर करना है कि अब वर्डिंग में अगर एटलीस्ट का वर्ड है तो कौन सा फार्मूला लगाना है, एट मोस्ट है तो क्या क्या लगाना है, और अगर किसी इंटरवल की बात हो रही है तो आपने क्या फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहली चीज़ आपने डिमांड पे गौर करना है, दूसरी चीज़ फिर आपने वर्डिंग पे गौर करना है। जी ठीक है सर, क्लियर। अच्छा जी, सर आगे। जी जी। क्वेश्चन में पूछा होता है हमसे कि प्रोबेबिलिटी निकालो, लेकिन आप जब क्वेश्चन करवाते हैं तो अक्सर क्वेश्चन में सिर्फ आप उसकी पीडीएफ निकलवाते हैं। अक्सर पीडीएफ के बाद आप उसकी सीडीएफ भी निकलवा देते हैं। हमें कैसे पता चलेगा हमने सिर्फ पीडीएफ तक करना है या आगे सीडीएफ भी कैलकुलेट करना देखिए, वो डिमांड है ना। अब ये क्वेश्चन की जो क्वेश्चन की नेचर है, आपने उसको पहले देखना है कि आपसे पूछा क्या गया है। अगर आपको सिर्फ कहा गया है कि इसकी पीडीएफ निकाल के दें तो आपने जस्ट पीडीएफ निकालनी है और बस बात खत्म। अगर आपको कहा है कि जी पीडीएफ के साथ साथ इसकी सीडीएफ भी निकाल के दें तो आपने ऑब्वियसली फिर पीडीएफ से सीडीएफ निकाल सकते हैं। आप पीडीएफ से सीडीएफ मुझे निकाल के दे दें। जो मैं यहाँ पे प्रॉब्लम्स आपको करवा रहा हूँ उसमें सारी चीज़ें इसलिए कैलकुलेट करवा रहा हूँ ताकि अगर जो भी चीज़ मैं डिमांड करूँ आपको उसका मेथड या उसका प्रोसीजर आना चाहिए। तो इस वजह से मैं यहाँ पे सारी चीज़ें करवा रहा हूँ। जो हैदर ने क्वेश्चन किया है वो क्वेश्चन बड़ा अच्छा और वैलिड क्वेश्चन है। वो सबसे पहले आपने, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले आपने क्वेश्चन की डिमांड पे गौर करना है कि आपसे पूछा क्या गया है। उसके बाद फिर आपने उसकी वर्डिंग पे गौर करना है कि आपको जो वर्डिंग से आपको गिवन क्या है। ठीक है, ये चीज़ आपने बड़े गौर से और बड़े सोच समझ के इसको सॉल्व करना है। तो अगर पीडीएफ की डिमांड है तो आप सिर्फ सिर्फ पीडीएफ फाइंड आउट करें, अगर साथ में सीडीएफ की भी डिमांड है तो आप पीडीएफ के साथ सीडीएफ की भी को भी कैलकुलेट करेंगे। लेकिन सर इसमें ये भी है ना कि अगर वो डायरेक्टली अगर क्वेश्चन में सीडीएफ और पीडीएफ डिमांड नहीं कर रहा, वो हमसे प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि ये फलां चीज़ की प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, तो वो तो फिर हम्म। एक मेथड है ना सीडीएफ और पीडीएफ, मतलब कि उनको फाइंड करते हुए हम टेबल से उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। एंड गोल तो हमारा प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, ना कि सीडीएफ और पीडीएफ। नहीं, अब सीडीएफ से भी तो आप देखें, अगर आपको जो टेबल गिवन है, अब इसमें अब आपने खुद एनालाइज करना है। हमने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया था
और फिर हम आहिस्ता आहिस्ता कॉम्प्लेक्स लेवल की तरफ जा रहे हैं, जिसमें अगर आप देखें तो हमने डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स भी डिफाइन कर लिए, हमने कंटिन्यूस भी डिफाइन कर लिए। अब आपने वो जो प्रॉब्लम आपको गिवन है, अगर तो एक प्रॉब्लम सिंपल होगा तो उसमें तो आपको पता है कि आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगानी है या लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी लगानी है या बेस थ्योरम अप्लाई करना है। लेकिन अगर प्रॉब्लम थोड़ा कॉम्प्लेक्स है तो फिर आपने उस प्रॉब्लम को समझना है कि जो डेटा आपको गिवन है उस डेटा में आपको जो आपका सिस्टम है वो डिस्क्रीट सिस्टम बन रहा है या कंटिन्यूअस सिस्टम बन रहा है। अब अगर वो डिस्क्रीट सिस्टम बन रहा है तो फिर डिस्क्रीट के अंदर फर्दर मैंने आपको पढ़ाया कि क्या ये बाइनोमियल है, नेगेटिव बाइनोमियल है, ज्योमेट्रिक है या पॉइसन है। और अगर वो कंटिन्यूअस का है तो फिर कंटिन्यूअस में फिर आपने वो ऑब्वियसली ये चीज़ जज करनी होगी कि अब कंटिन्यूअस का अगर आपको एक केस गिवन है तो कंटिन्यूअस के केस के अंदर ये फर्दर किस कैटेगरी में लाई करता है, क्या वो नॉर्मल में है, क्या वो किसी हाइपर ज्योमेट्रिक में है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने जो आपको डेटा गिवन है, जो स्टेटमेंट गिवन है, उससे आपने एनालाइज करना है। सबसे पहले तो आपने कैटेगराइज करना है कि डेटा है क्या, वो डिस्क्रीट है या कंटिन्यूअस है। फिर अगर वो डिस्क्रीट है तो डिस्क्रीट के अंदर फर्दर सब कैटेगरीज मैंने आपको पढ़ा दी हैं। अगर वो कंटिन्यूअस का तो फिर आपने कंटिन्यूअस के अंदर उसकी सब कैटेगरीज को देखना है। तो ये अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन है जो कंफ्यूज करने वाला है तो आप उसको शेयर करें, उसको हम सॉल्व करेंगे। या फिर मैं आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम दे देता हूँ, अगर आपको उसमें समझ नहीं आती तो आप मेरे से क्वेश्चन आपके पास उसमें शेयर करें, तो उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब जैसे ऐसी जी जी। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें एक टीचर हैं, उन्हें ना मेल्स आती हैं वीकेंड डेज में। तो हम्म वीकेंड डेज का वो टाइम टेबल गिवन है कि मतलब इतने टाइम में मेल आती हैं, और जो सी मेल है वो तो या तो हमारे पास इंपॉर्टेंट हो सकती हैं या तो हमारे पास जंक मेल हो सकती हैं। तो हम्म जो सा उसने प्रेयर नॉलेज भी दे दिया कि पिछले एक माह से या पिछले 3-4 दिनों से जो सी पिछले 3-4 वीक से जो मेल्स आ रही हैं उनकी जो सी प्रोबेबिलिटीज ये है। तो अब आप ये हम्म। प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे जो से नेक्स्ट मेल आनी है वो आपके पास जंक है, इंपॉर्टेंट है। अब इस क्वेश्चन में देखें, ये एक तो हमारे पास प्रेयर नॉलेज भी है जिससे हम बेस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, हाँ, लेकिन तो दूसरे अब नंबर इस पर ये भी देखें डिस्क्रीट भी हम्म, गिवन है और टाइम इंटरवल भी गिवन है, मतलब कि नहीं, डिस्क्रीट वाले फार्मूले अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें ना स्ट्रेट अवे इसमें ना तो हमें कोई नंबर ऑफ सक्सेसेस गिवन है, ना ही हमें इसमें नंबर ऑफ ट्रायल्स गिवन है। ठीक है, हमें जस्ट एक प्रायर नॉलेज पता है और हमने पोस्टीरियर नॉलेज फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए आप स्ट्रेट अवे बेस थ्योरम अप्लाई करें, आप उस बेस थ्योरम से निकाल सकते हैं। ठीक है सॉरी। तो अगर आपको इंटरवल्स भी बता दिए जाएं, देखें जब इंटरवल्स की बात होगी, आपने जितने भी चीज़ें स्टडी की हैं अब तक जो डिस्क्रीट और कंटिन्यूस के हवाले से हैं, उसमें आपको नंबर ऑफ ट्रायल्स या नंबर ऑफ सक्सेसेस की बात हो रही है या एक टाइम की रेंज की बात हो रही है। ठीक है, उस रेंज में आप नंबर ऑफ सक्सेस निकाल रहे हैं। तो ये चीज़ें अब आपको प्रैक्टिस से आएंगी। ठीक है, और प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ें कंफ्यूजिंग ही रहेंगी। अब ये जो आप मुझे बता रहे हैं क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन के अंदर जो मुझे चीज़ समझ आ रही है, अब इसकी स्टेटमेंट होगी सामने तो ही क्लियर होगा। लेकिन जो आपकी वर्डिंग है उससे मुझे ये चीज़ समझ आ रही है कि आपको प्रायर नॉलेज गिवन है, आपने पोस्टीरियर नॉलेज फाइंड आउट करना है। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आप बड़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सर मसला ये है कि अभी आपने जो क्वेश्चंस करवाए हैं ना, मतलब आपने जो एग्जांपल्स करवाई है उसमें लिखा था प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। अब जो पीडीएफ है वो भी प्रोबेबिलिटी है और सीडीएफ भी प्रोबेबिलिटी है। तो आपने कुछ क्वेश्चन में सिर्फ उसी स्टेटमेंट की सिर्फ प्रोबेबिलिटी निकाली हुई है पीडीएफ, और किसी क्वेश्चन में आपने पीडीएफ और सीडीएफ दोनों निकाली हुई है। हाँ, अब तो बेटा पेपर में क्या हमें गिवन होगा कि हमने पीडीएफ ये निकालनी है या सीडीएफ? हाँ जी, आपको आपसे डिमांड किया जाएगा कि हाँ आप मुझे पीडीएफ निकाल के दें या सीडीएफ निकाल के दें, ये आपसे पूछा जाएगा। अब मैं यहाँ पे सारी चीज़ें इसलिए करवा रहा हूँ कि आपको सारे प्रोसीजर्स मैंने पढ़ाने हैं, सारे मेथड्स बताने हैं। तो पीडीएफ निकालने का क्या मेथड है, सीडीएफ निकालने का क्या मेथड है, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ। जब क्वेश्चन आएगा आपके सामने, ठीक है, आप इवन इंटरनेट से भी कोई कुछ क्वेश्चन उठा लें या मैं आज आपसे शेयर करूंगा आज या कल के दिन में, तो उसमें आपको पता होगा कि हाँ जी आपने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है। अगर फिर भी कंफ्यूजिंग है तो हम उसको फिर अलग उसके डिस्कशन टॉपिक टाइम रख सकते हैं, उसमें हम डिस्कस कर लेंगे इस चीज़ को। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन है? ये जिसमें कभी एटमोस्ट के लिए फाइंड करने के लिए कहा होता है, लेकिन हमने एटलीस्ट के लिए कर लेते हैं, एटमोस्ट के लिए 1 में से माइनस कर देते हैं। तो उसमें कभी कभी एटलीस्ट के लिए भी 1 से 100 तक फाइंड करना होता है, आपने एग्जांपल करवाई थी।
अब उसमें तो काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। क्या नहीं, उसके अब लिए हम इस तरह का क्वेश्चन तो अगर एग्जाम में आया तो इस तरह का क्वेश्चन तो नहीं होगा ना कि आपको मैं इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन दे दूं। ठीक है, अगर आपसे वो कोई डिमांड किया जाएगा तो वो इतनी होंगी कि वो टाइम के अंदर मैनेज हो सके। आप ठीक कह रही हैं कि 1 से लेके 100 तक उसकी प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करना काफी टाइम कंज्यूमिंग है। लेकिन जब मैं आपसे क्वेश्चन या अगर इन केस अगर कोई क्विज वगैरह भी अरेंज होता है तो उसमें इस तरह की डिमांड नहीं होगी कि आप इतनी लंबी कैलकुलेशन परफॉर्म करके दें। तो वो टाइम के लिहाज से आपको क्वेश्चन गिवन होगा। हाँ जी, इज इट क्लियर या और भी है किसी का क्वेश्चन? क्लियर है। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी आसान टॉपिक भी है और इंटरेस्टिंग भी है। हमारा एक टॉपिक प्रोबेबिलिटी के हवाले से है, प्रोबेबिलिटी के सेक्शन से, और बाकी जो हमारा रिमेनिंग लेक्चर है वो स्टैटिस्टिक्स के हवाले से है। तो आज हमारी इस क्लास में कुछ चीज़ें रिवाइज होंगी, जो भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए उसके हवाले से। सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द कंडीशनल पीएमएफ एंड कंडीशनल सीडीएफ। PMF stands for the probability mass function and CDF stands for the continuous cumulative distribution function. अब यहाँ पे कंडीशनल का वर्ड है, तो कंडीशनल का मतलब ये है कि आपको यहाँ पे अब एक रैंडम वेरिएबल नहीं गिवन, बल्कि 2 रैंडम वेरिएबल गिवन है और एक रैंडम वेरिएबल दूसरे रैंडम वेरिएबल के ऊपर डिपेंडेंट है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अगर आपको याद हो स्टार्ट के लेक्चर्स में, तो आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाली थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी का मतलब क्या है कि आपको बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी पता है, आपने ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, और वो किसकी इक्वल होती है? दैट इज इक्वल टू द जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी डिवाइडेड बाय द मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द गिवन इवेंट। तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी होगा तो जो डिनोमिनेटर है वहां पे आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आएगी। तो कुछ चीज़ें मैं रिवाइज करूंगा, जैसे व्हाट इज़ द जॉइंट प्रोबेबिलिटी एंड मार्जिनल प्रोबेबिलिटी। तो वहाँ पे जो मैंने डेफिनेशन आपको लिखवाई थी क्लास के अंदर जॉइंट प्रोबेबिलिटी की, उसकी डेफिनेशन कुछ यूँ थी: इट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए अकरिंग एट द सेम पॉइंट दैट द इवेंट बी अकर्स। यानी दोनों इवेंट्स की इकट्ठी अगर आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं तो आपके पास वो चीज़ क्या कहलाएगी? दैट इज कॉल्ड द जॉइंट प्रोबेबिलिटी। मैथमेटिकली आप उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? मैथमेटिकली दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, और एंड का जब वर्ड आ जाए तो प्रोबेबिलिटी के अंदर उसका मतलब होता है इंटरसेक्शन। तो आप उसको क्या क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यानी दोनों इवेंट्स की कंबाइन प्रोबेबिलिटी को आप क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड द जॉइंट प्रोबेबिलिटी। मार्जिनल प्रोबेबिलिटी मैंने वहाँ पे डिफाइन की थी, अगेन उसकी डेफिनेशन सेम। इट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट अकरिंग। किसी एक इवेंट की अकर होने की प्रोबेबिलिटी को आप क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड द मार्जिनल प्रोबेबिलिटी। मार्जिनल प्रोबेबिलिटी को आप मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? अगर इवेंट ए है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। और अगर आपको इवेंट बी गिवन है जो कि अकर हो रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है कि व्हेन इवेंट A is dependent on event B, then the conditional probability of A given B is equal to the joint probability divided by the marginal probability. और अगर आपको यहाँ पे जैसे दो इवेंट गिवन है A और B, तो इसकी जॉइंट प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ B। अब हम इसी चीज को देखते हुए हम डिफाइन करेंगे कंडीशनल पीएमएफ। पीएमएफ आपको पता है दैट इज द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, एंड इट इज यूज्ड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एक्स दैट बिलोंग्स टू डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स। तो पीएमएफ अगर आपको याद हो, हमारी जो यूनिवर्सिटी के अंदर जो हमारी शायद आखिरी क्लासेस थी, तो उनमें हमने ये देखा था कि अगर आपने किसी एक एग्जैक्ट पॉइंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो उसको आप क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को मैथमेटिकली वहाँ पे हमने क्या डिफाइन किया था? द पीएमएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स दैट इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स is equal to the small x, where small x is the value of random variable capital X। अब यहाँ पे हम कंडीशनल पीएमएफ कैसे निकाल सकते हैं? कंडीशनल पीएमएफ ऐसी है जैसे आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाली, तो अगेन वहाँ पे आपको दो इवेंट चाहिए थे, तो यहाँ पे अब आपको दो रैंडम वेरिएबल चाहिए।
तो दो रैंडम वेरिएबल यहाँ पे मैं सपोज कर रहा हूँ कि लेट x एंड y आर टू डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स, देन कंडीशनल पीएमएफ फॉर x गिवन y इज गिवन बाय। ठीक है, अब यहाँ पे आपने निकालनी है पीएमएफ प्रोबेबिलिटी ऑफ x गिवन y। ठीक है, वेयर x इज द रैंडम वेरिएबल, फर्स्ट रैंडम वेरिएबल, एंड y इज द सेकंड रैंडम वेरिएबल, दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ। अब चूंकि पीएमएफ निकाल रहे हैं तो इसका मतलब है कि अगर x गिवन y पता है आपको, तो इसका जो प्रोबेबिलिटी होगी उसकी वैल्यू भी क्या होगी, x इज इक्वल टू एक्स आई, वेयर एक्स आई इज द एनी वैल्यू ऑफ x गिवन y इज इक्वल टू वाई जे, and that is equal to the joint probability of both random variables divided by the marginal probability of random variable y। अब मार्जिनल प्रोबेबिलिटी मैंने यहाँ पे क्यों ली, क्योंकि आपको जो गिवन है दैट इज द रैंडम वेरिएबल y, तो इस वजह से मैं इसको डिनोमिनेटर से डिवाइड कर रहा हूँ। तो ये चीज़ आपके पास, इसको आप क्या कह सकते हैं, दिस इज द जॉइंट पीएमएफ ऑफ, ये जो आपके पास आखिरी चीज़ लिखी हुई है, दिस इज द जॉइंट पीएमएफ ऑफ x एंड y, और उसकी ब्रैकेट में आपके पास दोनों वैल्यूज गिवन है एक्स आई कॉमा वाई जे। इसका मतलब अगर कॉमा आपको दे दिया गया तो इसका मतलब इंटरसेक्शन ही है, यानी आपने दोनों की इकट्ठी प्रोबेबिलिटी देखनी है, दोनों की इकट्ठी पीएमएफ देखनी है, डिवाइडेड बाय द पीएमएफ ऑफ वाई वैल्यू। तो इस तरीके से आप अपने किसी भी प्रॉब्लम की कंडीशनल पीएमएफ फाइंड आउट कर सकते हैं। अब कंडीशनल पीएमएफ आपने तब फाइंड आउट करनी है जब आपको दो रैंडम वेरिएबल्स गिवन हो और उनमें एक रैंडम वेरिएबल दूसरे रैंडम वेरिएबल के ऊपर डिपेंडेंट हो, ये तब आपने यूज करनी है, अदरवाइज फिर आपने सिंपल पीएमएफ ही निकालनी है। ओके, अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो एक और हम यहाँ पे चीज़ डिफाइन कर रहे हैं, दैट इज द कंडीशनल सीडीएफ। सीडीएफ हमने उसको डिफाइन किया था, सीडीएफ स्टैंड्स फॉर द क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एंड इट इज यूज्ड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स दैट बिलोंग्स टू द कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल एक्स। तो मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि सीडीएफ पीएमएफ आप डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए फाइंड आउट करते हैं, जबकि सीडीएफ आप दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं, डिस्क्रीट के लिए भी और कंटिन्यूअस के लिए भी। तो मैथमेटिकली हमने वहाँ पे उसको डिफाइन किया था कि कैपिटल एफ दैट रिप्रेजेंट्स द सीडीएफ, दैट सीडीएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स that is equal to the probability of x is less than or equal to the small x। तो वहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दी थी आपके सी जीपीए की, कि सी जीपीए आपको क्या है कि जो करंट सेमेस्टर है और इसके प्रीवियस जितने भी आपने सेमेस्टर्स में जीपीए लिए हैं उनका कम्युलेटिव अगर आप जीपीए लेंगे, दैट इज द एग्जांपल ऑफ सीडीएफ। तो सीडीएफ आप कंडीशनल सीडीएफ क्या है कि अगेन यहाँ पे आपको दो रैंडम वेरिएबल गिवन होंगे और दोनों रैंडम वेरिएबल एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होंगे। सो इफ x and y are two continuous random variables then conditional CDF for x given y is given by। तो ये इसमें आप क्या करेंगे, that is the CDF of x given y, that is equal to probability of x is less than or equal to xi given y is equal to yj। ठीक है जी, अब इसमें आपने करना, उसमें तो आपने किसी एक एग्जैक्ट पॉइंट की निकालनी थी, अब आपने इसमें क्या करना है कि इसमें इस पॉइंट के साथ साथ आपने इसके प्रीवियस पॉइंट्स की भी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है और उस पर कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है आपने, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, एंड दैट इज इक्वल टू, इसको आप क्या कह सकते हैं, दिस इज द जॉइंट CDF ऑफ x एंड y फॉर द वैल्यू ऑफ xi एंड yj डिवाइडेड बाय द CDF ऑफ y yj। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसकी CDF निकाल सकते हैं और कंडीशनल CDF और कंडीशनल PMF निकाल सकते हैं। इसकी मज़ीद क्लैरिटी के लिए मैंने एक एग्जांपल आपके लिए यहाँ पे रखी है, वो हम इसको डिस्कस करेंगे। एक और चीज़ हमने स्टडी की थी कि अगर आपको दो इवेंट्स गिवन हो A और B और उनकी आपने इंडिपेंडेंस चेक करनी हो कि क्या ये दोनों इवेंट डिपेंडेंट हैं या इंडिपेंडेंट हैं, तो आपको मैंने वहाँ पे एक फार्मूला बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड B इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ B मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ जाती है तो इसका मतलब है कि जो दो इवेंट्स आपको गिवन है वो दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं। तो इसी तरीके से आप जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स हैं x और y, इनकी ये देखना चाहिए कि उसकी PMF, कि उनकी PMF क्या इंडिपेंडेंट है या नहीं है, या ये दो रैंडम वेरिएबल इंडिपेंडेंट हैं या नहीं है। तो इसका सिंपल सॉल्यूशन ये है कि आप उनकी जॉइंट पीएमएफ फाइंड आउट करें और जॉइंट पीएमएफ मस्ट बी इक्वल टू द पीएमएफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय पीएमएफ ऑफ वाई। अगर इस केस में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ जाती है तो इसका मतलब है कि दोनों रैंडम वेरिएबल्स आपके डिस्क्रीट के केस में क्या होंगे, वो इंडिपेंडेंट होंगे।
और अगर आप कंटिन्यूअस के केस में चेक करना चाह रहे हैं कि आपके दोनों रैंडम वेरिएबल इंडिपेंडेंट हैं या नहीं, तो सिंपली आप उनकी जॉइंट CDF निकालें, और जॉइंट CDF of x and y must be equal to the joint CDF of x multiplied by the joint CDF of y. So इस केस में आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर इक्वल आ जाती है तो इसका मतलब है कि कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल x और y आपस में क्या है, इंडिपेंडेंट है। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल नहीं आती तो इसका मतलब जो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल आपको गिवन है वो डिपेंडेंट है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है। तो इन तीन मैथमेटिकल फार्मूला से पहला जो फार्मूला आपको गिवन है, इससे आप दो इवेंट्स की इंडिपेंडेंस चेक कर सकते हैं जो कि आपने क्लास के अंदर स्टडी किया हुआ है। जो आपके पास लास्ट दो पॉइंट्स हैं, ये इससे आप दोनों रैंडम वेरिएबल्स की इंडिपेंडेंस चेक कर सकते हैं, डिस्क्रीट के केस में भी और कंटिन्यूअस के केस में भी। तो अब जितनी भी चीज़ें अभी तक आपने स्टडी की हैं, इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल एग्जाम्पल की स्टेटमेंट अगर आप देखें तो स्टेटमेंट ये कहती है कि कंसीडर टू डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स x एंड y, द पॉसिबल वैल्यूज फॉर x एंड y आर शोन इन फिगर आपको नीचे दी गई है, वेयर ब्लू पॉइंट्स हैव द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3/20 एंड रेड पॉइंट्स हैव द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/20। अब आपने फाइंड आउट क्या करनी है, जो डिमांड है वो क्या है। डिमांड इज द मार्जिनल PMF ऑफ x एंड y। दूसरी डिमांड है find the find the PMF of x given y for the value of 2 given 1, and number 3 point is find that whether x and y are independent or not। तो ये आपकी डिमांड है। अब जो आपकी क्वेश्चन थे क्लास स्टार्ट करने से पहले, अब आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे क्लियर भी होंगी कि जो डिमांड है वो है मार्जिनल PMF की पहले पॉइंट के अंदर। अब यहाँ पे आपको कंडीशनल PMF नहीं आपसे पूछी गई, बल्कि आपसे क्या पूछी गई है, मार्जिनल PMF। तो मार्जिनल PMF क्या होती है, अब मार्जिनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, पहले आप मुझे ये बताएं। एनीवन? हाँ जी क्लास, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? सर सिंगल इवेंट की प्रोबेबिलिटी। यस, किसी भी सिंगल इवेंट की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, तो उसको आप कहते हैं मार्जिनल प्रोबेबिलिटी। लेकिन अब आपने यहाँ पे निकालनी है मार्जिनल PMF ऑफ x एंड y, यानी आपने अब PMF क्या होती है, किसी एग्जैक्ट पॉइंट की प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन अगर आपने पीछे अभी उसकी देखी, तो आपने x और y की मार्जिनल यानी आपने उसकी हर सिंगल वैल्यू के लिए आपने उसकी PMF निकालनी है। और दूसरे पॉइंट पे आपने जो आपके पास है कंडीशनल PMF वो फाइंड आउट करनी है। और थर्ड पॉइंट है आपके पास कि आपने देखना है कि x और y इंडिपेंडेंट हैं या नहीं है। जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है वो इन्फॉर्मेशन यही है कि जो ब्लू पॉइंट्स हैं इस ग्राफ के अंदर, इसमें हर ब्लू पॉइंट की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/20, और जो रेड पॉइंट है आपके पास, इन रेड पॉइंट्स की प्रोबेबिलिटी क्या है, दैट इज दी 1/20। तो अब हम इसका देखते हैं सोल्यूशन, और इसके पहले पॉइंट को हम सॉल्व करते हैं। पहला पॉइंट क्या है कि फाइंड PMF ऑफ x एंड y, ठीक है। तो अगर आप x एक्सिस में रेंज देखें तो x एक्सिस में जो रेंज गिवन है आपको वो 0 से लेके 3 तक गिवन है, और y एक्सिस में जो रेंज आपको गिवन है दैट इज फ्रॉम 0 to 3। तो अब आपने मार्जिनल PMF निकालनी है। मार्जिनल PMF आपके पास बेसिकली क्या है कि एग्जैक्ट पॉइंट की प्रोबेबिलिटी। तो मार्जिनल PMF ऑफ x फॉर द वैल्यू ऑफ 0, अगर आप इस 0 पे देखें तो इस 0 के ऊपर इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इस 0 पॉइंट के ऊपर ये जो x एक्सिस है, इस 0 पॉइंट के ऊपर कितने पॉइंट्स हैं आपके पास, 3 ब्लू पॉइंट्स हैं और एक रेड पॉइंट है। ये इस वर्टिकल डायरेक्शन में देखें, इस x इज इक्वल टू 0 के ऊपर 3 पॉइंट्स हैं, 3 ब्लू हैं और एक आपके पास रेड है। तो आप इनकी प्रोबेबिलिटीज को आपस में ऐड कर लें, आपके पास x इज इक्वल टू 0, इस एक सिंगल x की वैल्यू के लिए इसकी PMF आ जाएगी। तो आपको ब्लू पॉइंट्स की प्रोबेबिलिटी पता है, दैट इज 3/20। तो ब्लू पॉइंट्स हैं कितने, दैट इज 3। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 3/20 प्लस एक आपके पास रेड पॉइंट है, और रेड पॉइंट की प्रोबेबिलिटी है 1/20। इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसकी जो मार्जिनल PMF आएगी दैट इज 1/2। इसी तरीके से अगर आप x इज इक्वल टू 1 के लिए इसकी मार्जिनल PMF निकालें, तो x इज इक्वल टू 1 के ऊपर 3 पॉइंट्स हैं, इन 3 पॉइंट्स में 2 ब्लू पॉइंट्स हैं और एक आपके पास रेड पॉइंट है। तो ब्लू पॉइंट्स की प्रोबेबिलिटी दैट इज 3/20, 2 ब्लू पॉइंट्स हैं तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2,
और एक रेड पॉइंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/20। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 7/20। इसी तरीके से आप मार्जिनल पीएमएफ ऑफ x इज इक्वल टू 2 निकालें। तो मार्जिनल पीएमएफ ऑफ x इज इक्वल टू इस x इज इक्वल टू 2 पे सिर्फ आपके पास 2 रेड पॉइंट्स हैं और कोई ब्लू पॉइंट नहीं है। सो इसका मतलब है कि कोई ब्लू पॉइंट नहीं है, दिस प्रोबेबिलिटी इज 0। और रेड पॉइंट्स कितने हैं आपके पास? 2। और रेड पॉइंट्स की प्रोबेबिलिटी क्या है? दैट इज 1/20। सो 1/20 मल्टीप्लाई बाय 2। क्यों? क्योंकि x इज इक्वल टू 2 पे 2 रेड पॉइंट्स हैं, इनको आप आपस में ऐड करें तो आंसर इज 1/10। सो व्हाट इज द मार्जिनल पीएमएफ ऑफ x इज इक्वल टू 3? आप x इज इक्वल टू 3 पे देखें तो सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट है एंड दैट इज द रेड पॉइंट। कोई ब्लू पॉइंट नहीं है, तो ब्लू पॉइंट की प्रोबेबिलिटी 0 प्लस रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी दैट इज 1/20। सो द मार्जिनल पीएमएफ एट x इज इक्वल टू 3 इज 1/20। तो आपने x की तमाम वैल्यू के लिए इसकी मार्जिनल पीएमएफ फाइंड आउट कर ली है। अब नेक्स्ट आपने फाइंड आउट करनी है मार्जिनल पीएमएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल y, यानी आपने y की तमाम वैल्यूज के लिए इसकी पीएमएफ निकालनी है। तो कोई मुझे बता सकता है कि व्हाट इज द मार्जिनल पीएमएफ ऑफ y इज इक्वल टू 0? एनी स्टूडेंट? सर इसी तरह y पे ना पॉइंट्स देखेंगे, पहले टोटल पॉइंट्स देखेंगे, वो है 0 1 2 3, और उसके बाद फिर 0 पॉइंट पे देखेंगे, वहाँ 4 पॉइंट्स हैं, 2 ब्लू हैं और 2 रेड है, ठीक और है, फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उनकी प्रोबेबिलिटीज के साथ और ऐड कर देंगे। यस। और इसी तरीके से आपने मार्जिनल पीएमएफ ऑफ y निकालनी है। सो मार्जिनल पीएमएफ y में अगेन आप सबसे पहले रेंज देखेंगे कि y एक्सिस की रेंज कितनी है। y एक्सिस की रेंज अगर आप इस ग्राफ में देखें तो इसकी रेंज गिवन है 0 to 3, यानी 0 1 2 3। तो इसका मतलब है कि आपने मार्जिनल पीएमएफ निकालनी है फॉर y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3 के लिए। y इज इक्वल टू 0 पे अगर आप इसकी मार्जिनल पीएमएफ देखें तो इस पे आपको जो पॉइंट्स गिवन हैं वो 4 पॉइंट्स गिवन है, जिसमें 2 आपके पास ब्लू पॉइंट्स हैं और 2 रेड पॉइंट्स हैं। तो ब्लू पॉइंट्स की प्रोबेबिलिटी आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है दैट इज 3/20। इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ पे 2 इस जो आपके पास x एक्सिस है इसके ऊपर 2 ब्लू पॉइंट्स हैं, और आपके पास जो रेड पॉइंट्स हैं वो भी 2 हैं और इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/20। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई और ऐड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज 2/5। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, हो सकता है मैंने कोई मिस्टेक की हो, ये आंसर वेरीफाई करते जाएं। मार्जिनल पीएमएफ ऑफ 1 क्या होगी? तो y इज इक्वल टू 1 के ऊपर अगर आप इस 1 के ऊपर देखें तो 1 के ऊपर आपके पास 3 पॉइंट हैं, इनमें 2 ब्लू और एक रेड है। तो ब्लू पॉइंट्स की प्रोबेबिलिटी 3/20, आप इसको मल्टीप्लाई करें 2 के साथ, प्लस एक रेड पॉइंट है तो 1/20 मल्टीप्लाई बाय 1, इसको आप प्लस माइनस करेंगे, प्लस और मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इज 7/20। द मार्जिनल पीएमएफ ऑफ y इज इक्वल टू 2, अगर आप y इज इक्वल टू 2 पे देखें तो एक ब्लू पॉइंट है और एक रेड पॉइंट है, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं इसकी पीएमएफ आएगी 1/5। और इसी तरीके से आप पीएमएफ ऑफ y एट y इज इक्वल टू 3, तो 3 पे सिर्फ एक ही पॉइंट है दैट इज रेड और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या गिवन है दैट इज 1/20। तो पहला पार्ट आपने सॉल्व कर लिया कि अब आपको यहाँ पे मार्जिनल पीएमएफ चाहिए थी x की तमाम वैल्यूज के लिए और मार्जिनल पीएमएफ चाहिए थी y के लिए, y की तमाम वैल्यूज के लिए, जो कि आपने फाइंड आउट कर ली। अब हम चलते हैं इसके पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी में आपको क्या गिवन है कि आपने कंडीशनल पीएमएफ निकालनी है, उसके लिए आपको वैल्यूज गिवन है 2 गिवन 1। तो पहली वैल्यू आपकी जो रिप्रेजेंट कर रही है दैट इज द मार्जिनल कंडीशनल पीएमएफ ऑफ x गिवन y। तो पहली वैल्यू आपकी x को बिलोंग कर रही है जबकि दूसरी वैल्यू आपकी y को बिलोंग कर रही है। इसका मतलब है कि x की वैल्यू 2 है यहाँ पे और जो y की वैल्यू क्या है दैट इज 1। तो अभी थोड़ी देर पहले आपने कंडीशनल पीएमएफ का फार्मूला देखा, तो वो फार्मूला क्या है कि पीएमएफ कंडीशनल पीएमएफ ऑफ x गिवन y दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू xi। सर ये 2 गिवन 1 कैसे आया है? यार ये डिमांड है ना, ये क्वेश्चन में अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो ये देखें आपसे पूछा गया है कि फाइंड आपने क्या करना है दूसरे पॉइंट में, फाइंड द पीएमएफ ऑफ x गिवन y 2 गिवन 1, ये आपने फाइंड आउट करनी है। तो ये आपसे पूछा गया है इसलिए मैं ये निकाल रहा हूँ। ठीक है सर। ठीक है जी, तो अब वापस आते हैं इस फार्मूला पे। फार्मूला अभी आपने कैलकुलेट किया
तो इसमें ये फॉर्मूले में क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू एक्स आई गिवन y इज इक्वल टू वाई जे एंड दैट इज इक्वल टू द जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ x एंड y, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू एक्स आई intersection y is equal to yj divided by the marginal probability of y is equal to yj। तो इसको मैंने वहां पे ये कहा था कि दिस इज द जॉइंट पीएमएफ ऑफ x एंड y डिवाइडेड बाय द मार्जिनल पीएमएफ ऑफ y फॉर द वैल्यू ऑफ yj। तो आपने यहाँ पे सबसे पहले निकालनी है इसकी जॉइंट पीएमएफ। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि जो पहला पॉइंट है, जो पहली वैल्यू है वो x को रिप्रेजेंट कर रही है, दूसरी वैल्यू y को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अगर आप इसी फार्मूले के अंदर ये वैल्यूज पुट करें तो एक्स आई की जगह वैल्यू आ जाएगी 2, वाई जे की जगह वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, और यहाँ पे भी अगर आप इसको पुट करें तो इसका मतलब है कि द जॉइंट प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज इक्वल टू 2 एंड वाई इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय द मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इज इक्वल टू 1। सो दिस शुड बी इक्वल टू द जॉइंट पीएमएफ ऑफ 2 given 1 divided by the marginal PMF of y for the value of 1। ओके, आपने जॉइंट पीएमएफ निकालनी है। तो जॉइंट पीएमएफ आपको x पॉइंट गिवन है, y पॉइंट गिवन है, तो इसका मतलब है 2,1 क्या बनता है, यानी x की में 2 पे जाएं और y में 1 पे जाएं तो जो कॉमन पॉइंट बनता है जिसको इनसर्कल किया गया है, ये वाला पॉइंट आपके पास बनता है जहां पे आपने कंडीशनल पीएमएफ निकालनी है। तो इस पॉइंट की प्रोबेबिलिटी क्या बनती है, क्योंकि ये आपके पास रेड पॉइंट है, इस रेड पॉइंट, ये अगर आप इसका कॉमन पॉइंट देखें जिसको मैंने इंसर्कल किया तो ये आपके पास 2,1 बनता है, यानी x में 2 और y में 1। तो जॉइंट इनकी प्रोबेबिलिटी दोनों की कंबाइन वैल्यूज के ऊपर जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, दैट इज द रेड पॉइंट, और रेड पॉइंट की प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है दैट इज 1/20। ठीक है, और मार्जिनल पीएमएफ ऑफ y फॉर द वैल्यू ऑफ 1 वो भी आपने थोड़ी देर पहले फाइंड आउट की, दैट इज 7/20। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 1/7। हाँ जी, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है अगर तो आप पूछ सकते हैं। सर ये 1/20 कैसे आए, दोबारा क्लियर कर दें। देखिए, आपने पीएमएफ फाइंड आउट करनी है, फाइंड दी कंडीशनल पीएमएफ फॉर द वैल्यू ऑफ 2 given 1। ठीक है, यानी x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1। तो मैंने इस फार्मूले में पुट किया तो फार्मूला मुझे ये कहता है कि जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ 2,1। अब जॉइंट प्रोबेबिलिटी आपके पास वो प्रोबेबिलिटी थी जो दोनों इवेंट्स की इकट्ठी होती है। तो अगर आप x इज इक्वल टू 2 में जाएं और y इज इक्वल टू 1 पे जाएं तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट बनता है। तो इन दोनों पॉइंट्स की कंबाइन प्रोबेबिलिटी क्या है, अब यहाँ पे पॉइंट क्या है आपके पास, दैट इज द रेड पॉइंट। तो रेड पॉइंट की प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है दैट इज 1/20। तो दोनों की कंबाइन जो इंटरसेक्शन पॉइंट है या दोनों का जो कॉमन पॉइंट है 2,1 उसके ऊपर रेड पॉइंट है, रेड पॉइंट की प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है दैट इज 1/20। ठीक है, और 7/20 कहाँ से आया, क्योंकि आप अगर इस फार्मूले में देखें तो दिस इज द मार्जिनल पीएमएफ ऑफ y फॉर द वैल्यू ऑफ 1, और ये आप पिछली स्लाइड में निकाल चुके हैं। पिछली स्लाइड में अगर आप देखें तो ये आपके पास जो सेकंड लास्ट पॉइंट है इसमें मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ y फॉर द वैल्यू ऑफ 1 दैट इज इक्वल टू 7/20। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे जो इसका डिनोमिनेटर है वहाँ पे वैल्यू पुट की 7/20। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 20 से कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी आपके पास जो बचेगा दैट इज 1/7। हाँ जी, अब क्लियर है या इसको मजीद क्लियर किया जाए? यस सर, क्लियर है। सर अगर हमारे पास जी जी सर अगर हमारे पास कुछ ऐसे कोऑर्डिनेट्स आ जाते कि हाँ हमारे पास ब्लू पॉइंट आ जाता तो फिर हम उसकी प्रोबेबिलिटी लेते हैं, मतलब जो 3/20 है। यस, अगर मैं अभी मैं आपको एग्जांपल देने ही वाला था कि अगर मैं कहूँ कि मुझे ना इसकी मार्जिनल कंडीशनल पीएमएफ निकाल के दें फॉर द वैल्यू ऑफ 1 given 1। ठीक है, तो 1 given 1 के ऊपर आप जाएं तो आपने सबसे पहले जॉइंट पीएमएफ निकालनी है 1,1 के ऊपर। तो जॉइंट पीएमएफ 1,1 के ऊपर अगर आप देखें तो ये जो इनसर्कल है आपके पास रेड पॉइंट, इसके साथ वाला पॉइंट बनता है एंड दैट इज द ब्लू पॉइंट। अब ब्लू पॉइंट की प्रोबेबिलिटी क्या है, दैट इज 3/20। तो यहाँ पे 1/20 ना आता बल्कि क्या आता 3/20 डिवाइडेड बाय मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ y फॉर द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 1। तो वो आपने निकाली है दैट इज 7/20। तो उसके लिए आंसर क्या होता, आंसर इज 3/7। एक्सक्यूज मी सर, सर का 3,3 होता है तो p किस तरह निकालते, फिर तो कॉमन पॉइंट भी नहीं आ रहा किसी का। अगर 3, आप देखें 3,3 के ऊपर जाके देखें तो यहाँ पे ये जो एम्प्टी स्पेस है यहाँ पे कोई पॉइंट बनता है, दोनों का कॉमन पॉइंट जो है। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब इसकी जॉइंट पीएमएफ क्या है, दैट इज 0। तो न्यूमिनेटर में 0 आ जाता,
डिनोमिनेटर में आपने निकालना होता है मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ y फॉर द वैल्यू y इज इक्वल टू 3, वो आपने निकाली है, दैट इज 1/20। तो वो 0 डिवाइडेड बाय 1/20 आता, तो इसकी जो कंडीशनल पीएमएफ आती दैट इज इक्वल टू 0। क्लियर है? ओके जी, आगे चलते हैं। आपके पास जो अगला पॉइंट था, सॉरी, इसमें एक चीज मैंने ऐड कर दी है कि अगर आपको ये कहा जाए कि फाइंड द CDF, कंडीशनल CDF फॉर द x गिवन y, और मैं यहाँ पे वैल्यू बता देता हूँ, लेट्स सपोज फाइंड आउट फॉर द 1.5 गिवन 1। तो कंडीशनल CDF का मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले फार्मूला बताया। अगर आप उस फार्मूले को देखें तो उस फार्मूले के मुताबिक ये क्या बनता है, f of x given y that is equal to probability of x is less than or equal to xi given y is equal to yj। यानी आपने चूंकि अब यहाँ पे कंडीशनल CDF निकालनी है, तो CDF में आप उस एग्जैक्ट पॉइंट को नहीं देखते, बल्कि उस पॉइंट से प्रीवियस जितने पॉइंट्स हैं उनकी तमाम की प्रोबेबिलिटीज निकाल के उनको आपस में ऐड करते हैं। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी CGPA की थोड़ी देर पहले, तो CGPA में आप ऐसे ही करते हैं कि आप तमाम अपने सेमेस्टर्स का GPA निकाल के तो उनका कम्युलेटिव लेते हैं। तो CDF में भी आपने ऐसे ही करते हैं, आपने उस पॉइंट के साथ साथ उसके प्रीवियस पॉइंट्स को भी देखना है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अब x की वैल्यू है 1.5 और y की वैल्यू है 1, तो आपने इसका मतलब है कि 1.5 और उससे पिछले तमाम पॉइंट्स की प्रोबेबिलिटी निकाल के उनको आपस में ऐड अप करना है। लेकिन अगेन ये केस क्या है, ये कंडीशनल का है, क्योंकि आपका x डिपेंडेंट है y के ऊपर। तो आप क्या करेंगे, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी, अब 1.5 से पहले दो पॉइंट्स आते हैं, 1.5 ये यहाँ पे कहीं लाई करेगा और 2 और 1 के दरमियान। इससे पहले अगर आप देखें तो x के दो पॉइंट्स आते हैं, एक x इज इक्वल टू 1 और एक x इज इक्वल टू 0। तो आप x इज इक्वल टू 1 के लिए भी निकालेंगे ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी, आप x इज इक्वल और x इज इक्वल टू 0 के लिए भी निकालेंगे ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी। अब y की वैल्यू फिक्स है, यानी आपने पहले निकालनी है x0 y1 के ऊपर ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी, दूसरी आपने निकालनी है x1 और y1 के ऊपर ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी, और मार्जिनल पीएमएफ निकालनी है आपने फॉर y इज इक्वल टू 1 के लिए। तो आपने फिर उसको क्या करना है, उसको आपस में ऐड अप कर देना है। तो ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी फॉर द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1, ये जो पहला सर्कल आपको शो किया गया है ये आपको बता रहा है ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे आपके पास जो पॉइंट बनता है दैट इज द ब्लू पॉइंट। ब्लू पॉइंट की प्रोबेबिलिटी क्या है, दैट इज 3/20 मार्च डिवाइडेड बाय मार्जिनल पीएमएफ ऑफ y इज इक्वल टू 1, अभी आपने निकाला दैट इज 7/20, ठीक है। प्लस अब अगला पॉइंट आपके पास क्या बनता है, क्योंकि अब आप CDF निकाल रहे हैं तो अब आपको इस 0 और 1 की प्रोबेबिलिटी भी निकालनी है। तो आपके पास x इज इक्वल टू 1 और y की वैल्यू फिक्स है दैट इज 1। सो x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1 पे जो कॉमन पॉइंट बनता है, ये दूसरा सर्कल आपको शो है। यहाँ पे अगेन एक ब्लू पॉइंट बनता है, तो इसकी जॉइंट पीएमएफ क्या बनेगी, दिस जॉइंट पीएमएफ इज 3/20 divided by the marginal PMF of y for the value y is equal to 1, that is 7/20। तो इसको आप कैलकुलेट करें, दोनों प्रोबेबिलिटीज को आपस में ऐड अप करें, जो आंसर आता है वो आपके पास इस कंडीशनल CDF का आंसर होगा। तो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा और इसका आंसर आप निकाल लीजिएगा जी। 2/7 इसको आप देख लीजिएगा। सो इंडिपेंडेंस कैसे चेक करेंगे, पॉइंट नंबर 3 आपके पास जो है इंडिपेंडेंस के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया थोड़ी देर पहले। ये अपना माइक ऑफ करें अगर क्वेश्चन नहीं है तो। ये फार्मूला मैंने आपको बताया कि अगर वो आपको पीएमएफ गिवन है तो पीएमएफ की इंडिपेंडेंस आपने कैसे निकालनी है कि जॉइंट पीएमएफ ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू दी मार्जिनल पीएमएफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय मार्जिनल पीएमएफ ऑफ वाई। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ जाती है तो इसका मतलब है कि जो रैंडम वेरिएबल्स हैं वो आपके इंडिपेंडेंट हैं। और कंटिन्यूअस के केस में आपने क्या करना है, आपने CDF निकालनी है, जॉइंट CDF दैट इज इक्वल टू दी CDF ऑफ x मल्टीप्लाई बाय CDF ऑफ y। तो इस केस में भी आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की अगर इक्वल आ जाती है तो उसका मतलब है कंटिन्यूअस के केस में रैंडम वेरिएबल x और y आपके क्या होंगे, वो इंडिपेंडेंट होंगे। तो इस केस में क्या होगा, इसमें जो तीसरा पॉइंट है कि फाइंड दी दैट x एंड y आर इंडिपेंडेंट और नॉट, ये आपने देखना है। तो उसमें क्या करेंगे आप,
ये जो आपको पॉइंट गिवन है, तो इसमें चूंकि अगर आपसे पीएमएफ के बारे में पूछा गया तो आप इसको पीएमएफ के हवाले से भी चेक कर सकते हैं और सीडीएफ के हवाले से भी चेक कर सकते हैं। तो अगेन आपने क्या करना है, 1 बाय 1 ये सारे पॉइंट्स पुट करने हैं। यानी अगर मैं कहूँ कि जी जॉइंट पीएमएफ ऑफ 0,0, ठीक है, तो जॉइंट पीएमएफ इसकी ये बनती है, दैट मस्ट बी इक्वल टू द जॉइंट मार्जिनल पीएमएफ ऑफ x इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय मार्जिनल पीएमएफ ऑफ y इज इक्वल टू 0। तो ये फार्मूला जरा अप्लाई करें और मुझे बताएं कि 0 0 के ऊपर क्या ये इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। जल्दी से शाबाश, इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मुझे वेरीफाई करके दें। सर ये डिपेंडेंट होंगे, इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। हाँ जी, अगर आप इसकी 0 0 पे देखें तो जॉइंट पीएमएफ बनती है 3/20 और इसकी x इज इक्वल टू 0 पे मार्जिनल पीएमएफ क्या बनती है वो हमने कैलकुलेट की हुई है, मल्टीप्लाई बाय मार्जिनल पीएमएफ ऑफ y इज इक्वल टू 0 पे वो भी हमने कैलकुलेट की हुई है। इनको मल्टीप्लाई करें और देखें कि क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आती है। अगर इक्वल आती है तो इंडिपेंडेंट है, अगर इक्वल नहीं आती तो दैट इज द इंडिपेंडेंट। तो इसी तरीके से आप तमाम पेयर्स के लिए ये चेक करेंगे। पहले आप 0 0 के लिए चेक करेंगे, फिर 0 1 के लिए, फिर 0 2 के लिए, फिर 0 3 के लिए, फिर इसी तरीके से 1 0 के लिए, 1 1 के लिए। तो आप तमाम पेयर्स के लिए चेक करेंगे कि क्या ये इंडिपेंडेंट है या नहीं है। अगर वो कोई एक पेयर भी आपका डिपेंडेंट हो जाता है तो इसका मतलब है आपका सिस्टम क्या है, दैट इज द डिपेंडेंट सिस्टम। तो आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी के हवाले से ये हमारा आखिरी टॉपिक था। इंशाल्लाह अगली हमारी जितने भी क्लासेस हैं वो उसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट स्टैटिस्टिक्स। तो अगला जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द पार्ट 2 ऑफ आवर कोर्स, दैट इज़ द इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि व्हाट इज़ द स्टैटिस्टिक्स। इट इज़ द मैथमेटिकल साइंस including methods of collecting, organizing and analyzing data in such a way that meaningful conclusion can be drawn from them। ठीक है जी। स्टैटिस्टिक्स में आप क्या करते हैं, आप सबसे पहले डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं और फिर एनालाइज करते हैं, और एनालाइज करने के बाद आप रिजल्ट निकालते हैं कि या कंक्लूजन निकालते हैं कि ये है क्या। फॉर एग्जांपल जैसे आप अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आप लैब के अंदर कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो आप क्या करते हैं, आप सबसे पहले कोई रीडिंग लेते हैं। जो रीडिंग आप ले रहे हैं दैट इज़ द डाटा कलेक्शन, ठीक है। उसके बाद फिर आप उसको ऑर्गेनाइज करते हैं टेबुलर फॉर्म में या ग्राफिकल फॉर्म में, जैसे भी, दैट इज़ द ऑर्गेनाइजेशन। और फिर एट द एंड आप उसको एनालाइज करते हैं। एनालाइजिंग, अब एनालिसिस में आप क्या कर सकते हैं, बाज़ औक़ात आप किसी भी एक्सपेरिमेंट की 3 रीडिंग लेके आप उसका एवरेज ले लेते हैं, दैट इज़ यू आर गोइंग टू एनालाइज द डेटा। और मीनिंग उसका मीन लेने के बाद आप ये कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि अगर ये रीडिंग, ठीक है, फॉर रीडिंग आ जाती है लेट्स सपोज 3.5, तो 3.5 से आप अपना कोई रिजल्ट निकालते हैं कि क्या ये सिस्टम स्टेबल है या नहीं है, ठीक है। तो जो कंक्लूजन आप निकाल रहे हैं, आप सबसे पहले आपने क्या किया, आपने डेटा को कलेक्ट किया, आपने कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उसके बाद फिर आपने डेटा को ऑर्गेनाइज किया। अब वो ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी हो सकती है कि आप डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस कर रहे हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में प्लेस कर रहे हैं, उसको ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं या टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। और फिर आप उसके ऊपर कोई मैथमेटिकल फंक्शन अप्लाई करते हैं उसको एनालाइज करने के लिए, वो मीन, मीडियन, मॉड, वो ये सारे हम डिस्कस करेंगे, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये चीज़ें आप अप्लाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब है आप उस डेटा को एनालाइज कर रहे हैं, और एनालाइज करने के बाद आप एक मीनिंगफुल कंक्लूजन पे जा रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड द स्टैटिस्टिक्स। अब यहाँ पे जो स्लाइड के अंदर एग्जांपल गिवन है दैट इज़ द एफिशिएंसी ऑफ एयर कंडीशनर। तो अब एफिशिएंसी ऑफ एयर कंडीशनर में सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप उस एयर कंडीशनर से का डेटा उठाएंगे कि क्या उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, वो उसकी कूलिंग कैसी है, ठीक है। ये आपने उसका डेटा उठाया, उसका टेम्परेचर क्या है, ठीक है। फिर आपने डेटा को ऑर्गेनाइज किया और देखा कि सुबह 8 बजे इसका डेटा जो है, इसका टेम्परेचर जो है वो कूलिंग ठीक है, लेकिन जब गर्मी आती है 12 बजे के करीब तो इसका कूलिंग इतनी अच्छी नहीं रहती, ठीक है। तो वहाँ से आप एनालाइज करते हैं कि जो एयर कंडीशनर की जो एफिशिएंसी है वो अच्छी है या बुरी है।
Again, a quality of raw material, that is the another example of statistics. Okay, next is there are two types of statistics. One is called the descriptive statistics and second one is called the inferential statistics. ठीक है जी, अगर आप किसी भी डेटा को प्रेजेंट कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं या समराइज कर रहे हैं, दिस पोर्शन इज कॉल्ड द डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। और अगर आप उससे कोई कंक्लूजन निकाल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स बेसिकली इसके दो पार्ट्स, पहला पार्ट में आप डेटा को प्रेजेंट करते हैं, ऑर्गेनाइज और समराइज करते हैं, जबकि दूसरे में आप उसी डेटा से कोई कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, दैट इज कॉल्ड द इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ओके, इसकी एग्जांपल डिस्क्रिप्टिव की क्या हो सकती है? जैसे एग्जांपल नंबर 1 आपको गिवन है द एवरेज टेस्ट स्कोर फॉर द स्टूडेंट इन द क्लास, ठीक है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। क्योंकि आप यहाँ से कोई कंक्लूजन नहीं ड्रॉ कर रहे, क्योंकि आपने यहाँ से हर बच्चे ने कोई क्विज दिया, असाइनमेंट दी, उसके जितने मार्क्स आ गया और उसका आपने एवरेज ले लिया, ठीक है, दैट इज द डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, और इसी तरीके से एक और एग्जांपल आपको गिवन है कि अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर रिपोर्ट देयर आर 2.5 प्रॉब्लम्स पर वन कॉपीइंग मशीन रिपोर्टेड ड्यूरिंग 2009। अगेन दिस इज द डिस्क्रिप्टिव, यहाँ से आप कोई कंक्लूजन नहीं ले रहे। अब ये आपको सिर्फ ये स्टेटमेंट ये बता रही है कि 2009 में आपके पास जो प्रॉब्लम्स की जो रेशो थी दैट वाज 2.5 पर वन कॉपीइंग। ठीक है, तो ये सिर्फ आपको डिस्क्राइब कर रहा है, आपको कोई कंक्लूजन नहीं ड्रॉ करके दे रहा कि क्या ये इस मशीन ने ठीक परफॉर्म किया था 2009 के अंदर या नहीं किया था, ये आपको यहाँ पे नहीं गिवन। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ स्टैटिक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। अगेन कुछ स्लाइड्स हमारी रिपीट हो रही हैं, जैसे पॉपुलेशन एंड सैंपल, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। स्टैटिस्टिक्स के अंदर सब बहुत ज़्यादा जिक्र होता है पॉपुलेशन और सैंपल का। तो पॉपुलेशन, अगेन मैं यहाँ पे वो सेम स्लाइड यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ जो हमने 2-3 क्लासेस पहले देखी थी, कि पॉपुलेशन की डेफिनेशन क्या है? द इंटायर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स टू बी स्टडीड इज कॉल्ड द पॉपुलेशन। अब वो इंडिविजुअल क्या हो सकता है? दैट इंडिविजुअल इज अ पर्सन और ऑब्जेक्ट दैट इज द मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन बीइंग स्टडी। ठीक है, वो जैसे हॉस्पिटल की एग्जांपल, मैंने आपको यूनिवर्सिटी की एग्जांपल दी थी, यूईटी की, पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस की आपको एक एग्जांपल दी थी, तो दैट इज कॉल्ड द पॉपुलेशन। और सैंपल क्या होता है? सैंपल इज द सबसेट ऑफ पॉपुलेशन दैट इज बीइंग स्टडीड। ठीक है, तो सैंपल, आप पॉपुलेशन से जो भी आप पॉपुलेशन का एक सबसेट उठाएं, दैट इज कॉल्ड द सैंपल। अगेन वो एग्जांपल दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर पाकिस्तान की पूरी पॉपुलेशन देखें तो उसमें दो तरह के लोग रहते हैं इस टाइम पे, एक वो जो कि कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हैं और दूसरे वो जो कि इन्फेक्टेड नहीं हैं। अगर आप कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड और अनइन्फेक्टेड लोगों को इकट्ठा कर देंगे तो दैट इज़ कॉल्ड दी पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन को हमेशा कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर आप इसमें से इसका एक सबसेट उठा रहे हैं कि कोरोना वायरस के से इन्फेक्टेड लोग कितने हैं, so that is the subset of population, so it is called the sample, और sample को हमेशा small n से represent किया जाता है जब आप उसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो अगेन एक और एग्जांपल दी थी कि अगर आप एक यूईटी को लें, पूरी यूईटी आपके पास एक पॉपुलेशन है जिसके अंदर 4 डिपार्टमेंट है, मैकाट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, टेक्सटाइल। अगर आप इसमें सिर्फ मैकाट्रॉनिक्स को उठा रहे हैं यूईटी फैसलाबाद से, तो दैट इज़ द सैंपल। ठीक है, तो ये वो सेम एग्जांपल्स मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ जो मैंने लास्ट टाइम आपको दी थी। तो आज की क्लास में इतना ही, ये हम बाकी अगली क्लास में देखेंगे, क्योंकि मुझे एक वाइवा लेना है एक और यूनिवर्सिटी का, तो उनकी टाइमिंग 10 बजे है। तो आई होप सो कि आज का जो लेक्चर होगा वो आपको क्लियर होगा। इन केस अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। यू हैव 3 to 4 मिनट्स, आप अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। Any question? No sir. ओके जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। आपका अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बनाया हुआ है, आप उसके ऊपर डिस्कस करें। बाकी मैं कुछ प्रॉब्लम्स आज शेयर कर दूंगा, आज या कल या वीकेंड पे, तो उन प्रॉब्लम्स को भी आप देखें। अगर उनमें भी आपको प्रॉब्लम आती है तो हम इसका एक अलग सेपरेट डिस्कशन सेशन रख सकते हैं, उसमें हम इन चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे। ओके, ठीक है जी, ओके जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह